आप सभी लोग देखते हैं कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। मैं ऐसे ही की बात कर रहा हूँ और ये पेपर आपका मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं और ये 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का आपके पास समय रहता है और इसके लिए नंबर रहते हैं 250 नंबर रहते हैं। और आपकी स्क्रीन के सामने एक कॉपी आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये मुकेश कुमार लुनायत की है, जिनकी रैंक थी 2017 में 587 और हिंदी मीडियम से थे। याद रखिएगा, इन्होंने जो दृष्टि आईएएस में निबंध का टेस्ट दिया था वो कॉपी है इनकी, और इनकी कॉपी को देखकर आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं। टॉपर्स की कॉपी है, सिलेक्टेड की कॉपी है, तो उनसे देख सकते हैं कि इन्होंने निबंध किस तरह से लिखा हुआ है। बस इतना कहता हूं कि निबंध लिखते समय कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों का सबसे पहले सवाल यही रहता है कि निबंध की तैयारी को सीरियस लेना जरूरी है या नहीं ले। बहुत सारे नहीं लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं इसे, उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के 30-40 नंबर आते हैं निबंध में 250 में से। बहुत सारे लोगों के आप देखिए 160 तक आ जाते हैं, 150 तक आ जाते हैं, 140 तक आ जाते हैं। तो इसके लिए अलग कोई सिलेबस नहीं है निबंध का, ये आप सभी जानते हैं। 2 लाइनों में लिख दिया गया निबंध का सिलेबस। आप जीएस पढ़ते ही हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, सामान्य समझ रखते ही हैं, और अगर आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लें ना तो अच्छे नंबर आप लोग निबंध में पा सकते हैं। और एक एक नंबर का महत्व होता है, आप सभी जानते हैं इस बात को। और देखिए टॉपिक किस तरह से चुनेंगे। टॉपिक हमेशा उसी को चुनना है, पहले 5-10 मिनट आपको पढ़ना है और उस टॉपिक को चुनना है जो आपको पसंद हो और जिस पर लिखने के लिए आपके पास 1100 से 1200 शब्द होने चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात याद रखिए, जो टॉपिक आप लोग चुन रहे हैं, जो विषय आप लोग चुन रहे हैं निबंध के लिए, उसी के इर्द गिर्द आपको निबंध लिखना है। उस टॉपिक से भटक मत जाइएगा, याद रखिएगा। और दूसरी बात एक याद और रखना है आपको कि निबंध लिखते समय बड़ा न्यूट्रल होकर लिखना है, एक तरफा मत लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो बैलेंस बनाकर लिखना है आपको। और देखिए कोई निबंध आप लोग लिख रहे हैं, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में किसी महापुरुष ने, किसी और ने कहा है कुछ, तो उनकी पंक्तियां वहां आप लोग डाल सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और आप देखिए कि ये कुछ अनुदेश हैं, ये अनुदेश आप लोग पढ़ लिया करिएगा। प्रश्न पत्र संबंधी अनुदेश। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो मीडियम है, अब मान लीजिए इनका हिंदी मीडियम है, तो हिंदी भाषा में ही निबंध लिखेंगे, ये याद रखना है। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए, यानी कि 1000 से 1200 शब्द के बीच आपका निबंध होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। जो पेज खाली रह जाता है ना, तो उसे इस तरह से आप लोग इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, इसमें आप देखते हैं कि खंड ए और खंड बी में से एक एक चुनना है आपको, 2 निबंध लिखना है और प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। और दोनों निबंध आपके 125-25 नंबर के होंगे, टोटल आपके 250 नंबर के होंगे। खंड ए में अगर आप लोग देखें तो 4 टॉपिक आपके सामने हैं, 4 विषय हैं। इसमें आप देखिए पहला कह रहा है समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, और जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा कह रहा है कि कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था की बात हो रही। तीसरा कह रहा है यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा दें। और देखिए चौथा टॉपिक है विज्ञान की सीमाएं, जहां समाप्त होती हैं अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। तो आप लोगों को इनमें से 4 में से अच्छे से पढ़ना है और एक को चुनना है, उस पर निबंध लिखना शुरू कर देना है आपको। अब आप देखिए इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना है, तीसरा टॉपिक का चुनाव किया है। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, और 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं। लेकिन यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए शिक्षित करें, नारी को शिक्षित करें।
और इतनी मुझे लगता है राइटिंग इतनी ठीक तो होना चाहिए कि समझ में आ सके। अब आप देखिए, यदि आप किसी राष्ट्र के विकास का स्तर जानना चाहते हैं तो उस राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को जानें। इतिहास की किताबें भिन्न हो जाती हैं यदि आप उसमें महिलाओं के योगदान और भूमिका को शामिल कर लेते हैं। और राष्ट्रीय इतिहास लेखन परियोजना परियोजना कहा जाता है कि महिलाएं आधे आकाश को घेरती हैं, जो कि सत्य भी है। और आप देखिए, परंतु जब हम हमारी नज़र चारों ओर दौड़ाते हैं तो लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को महिलाओं के विरुद्ध पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। और आप देखिए, आधे आधे लगभग आबादी महिलाओं की भी है, तो उन्हें भी अधिकारों की बात होती रहती है। और परंतु यहाँ एक मौलिक अंतर है, क्योंकि अन्य सभी क्षेत्रों में जो अंतराल है उसकी जड़ें अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अंतराल में खोजें तो कोई अभी संयुक्ति नहीं होगी। अब आप देखिए, जिसने कॉपी चेक की होगी उसने भूमिका को और प्रभावी लिखें। ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। और इसीलिए कहते हैं कि मॉक टेस्ट देते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। अगर कोई कमी रहती है तो उस पर आपको सुझाव दिया जाता है कि इस तरह से इसमें समाधान हो सकता है। आशय है कि शिक्षा का अभाव अन्य क्षेत्रों में अधिकांशतः अंतराल को महिलाओं के विरुद्ध बना देता है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की दुर्दशा व पिछड़ेपन का कारण मुख्यतः यदि शिक्षा के अभाव, पहुंच की कमी को माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः लैंगिक समानता के विचार को साकारित करने हेतु शिक्षा की महिलाओं तक सार्वभौमिक पहुंच एक पूर्व अपेक्षित शर्त है। हालांकि आप देखिए, प्राचीन काल से ही महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया और प्राचीन भारतीय इतिहास में अफोला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी गिनी चुनी शिक्षित महिलाओं ने के ही उल्लेख मिलते हैं। और आज़ादी के समय आप देखिए, भारत में केवल 9% महिलाएं साक्षर थीं। हालांकि यह बढ़कर वर्तमान में आप देखिए 66% हो गया है। ये 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके हिसाब से इन्होंने आंकड़े दे दिए हैं। तो क्या किया करिएगा कि आंकड़े दे दिया करिएगा। अगर कोई रिपोर्ट है, किसी संस्था ने दी हुई है, तो उसका उल्लेख कर दिया करिएगा, तो और प्रभावी आंसर हो जाता है। और आप देखते हैं कि परंतु अभी भी देश की महिलाओं का 1/3 हिस्सा है जो ऐसा है जो पढ़ एवं लिख नहीं सकता है। प्रश्न उठता है कि शिक्षा पर इतना बल क्यों दिया जाता है। वस्तुतः इसका एक पंक्ति में उत्तर दिया जा सकता है। शिक्षा सशक्तिकरण प्रदान करता है। शुद्धिकरण लिखिए गए, शुद्ध शब्द लिखते रहिएगा। महिलाओं के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्योंकि माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष दोनों की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यदि हम एक महिला को साक्षर करते हैं तो वह न केवल पूरे परिवार अपितु एक संपूर्ण पीढ़ी को सशक्त करती है। और आप देखते हैं कि वो महिला आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है। परंतु आप देखते हैं कि वस्तुतः महिलाओं को शिक्षित करना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि एक संपूर्ण पीढ़ी को सशक्त करती हैं, अपितु इससे ज़्यादा यह इसलिए आवश्यक है कि एक मनुष्य होने के नाते शिक्षा प्राप्त करने का उसका यह अधिकार भी है। और शिक्षित महिला प्रत्येक क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक व पारिवारिक क्षेत्र में सशक्तिकरण लाती हैं, इसे और सुदृढ़ एवं समावेशी करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति महिलाओं के योगदान की ओर चर्चा करिएगा, ये सुझाव दिया जा रहे हैं। महिलाओं को शिक्षित किए बिना किस विकास की प्रक्रिया अधूरी, समावेशी, विभाजनकारी है। यदि विकास की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष के समान सरोकार को शामिल नहीं किया गया तो स्वयं विकास की प्रक्रिया संकटग्रस्त हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा इसमें कैसे योगदान दे सकती है। अब आप देखिए, कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरह से महिला पुरुष। तो आप सोचेंगे या कह देते हैं कि एक रथ के 2 पहिए हैं। अब एक रथ का पहिया अब कमजोर है, दूसरा मजबूत है, तो क्या चल पाएगा वो? वस्तुतः शिक्षा मनुष्य को सशक्त बनाती है, जैसे उसके अधिकांश एवं दायित्व का बोध कराती है। 1991 के LPG सुधारों के बाद भारत में रोजगार के अवसरों के सृजन में वृद्धि हुई है। 21वीं सदी में निश्चित तौर पर कौशल एवं तकनीक ज्ञान विकास के इंजन की भूमिका निभाने वाली है। यदि महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर वे इस दौर से बाहर हो जाएंगी। वर्तमान में स्त्रियों की गिनती श्रम सहभागिता दर के पीछे कौशल व तकनीकी ज्ञान के अभाव को भी एक कारण माना जा सकता है। ये बात आप सभी जानते हैं कि आप सोचिए, लड़कियों को, बच्चियों को शिक्षा देंगे तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहेंगी, जागरूक रहेंगी, और आप देखिए समाज को भी जागरूक रखेंगे। अब आप लोगों को उदाहरण दे देता हूँ। एक परिवार में आप देखिए शिक्षा मिलती है, उनके 4 बच्चे रहते हैं, बेटियां मान लीजिए, बेटे मान लीजिए, और आप देखिए वो पढ़े लिखे रहते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी करेंगे, अपनी स्थिति सुधारेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, देश की स्थिति सुधारेंगे, परिवार की स्थिति सुधारेंगे। मान लीजिए किसी को शिक्षा नहीं मिली हुई है तो वो कहीं 200 रुपये 300 रुपये पर मजदूरी दिन की कर रहा होगा। तो ये सब ध्यान देना होगा। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना, वित्तीय, की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाओं को पुरुषों के समान विकास में भागीदारी दी जाए
तो देश की जीडीपी 27% की वृद्धि हो सकती है। 27%। पुनः महिलाओं को शिक्षा का एक अतिरिक्त वर्ष उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की सामर्थ्य में कई गुना वृद्धि करता है, और एक शिक्षित महिला सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण भूमि एवं संपत्ति अधिकारों के संदर्भ में किया जा सकता है। हालांकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में संपत्ति अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, परंतु आप देखते हैं कि प्रश्न उठता है कि भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं, और आप देखते हैं कि शायद 1% से भी कम है। परंतु यदि महिला अपने इस अधिकार के बारे में जागरूक होकर दावा करती हैं, तो जो कि एक प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से ही संभव है, तो इसके असंख्य फायदे हैं। यथा उसके परिवार में निर्णय प्रक्रिया में भूमिका व सम्मान बढ़ता है, और आप देखिए उसके परिवार में निर्णय प्रक्रिया में भूमिका और सम्मान बढ़ता है। विधवा अथवा तलाक की स्थिति में उसे स्वयं एवं अपने बच्चों की देखभाल हेतु किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महिलाओं को प्राप्त शिक्षा के महत्व को और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। वह इस संपत्ति का प्रयोग ऋण लेने हेतु गिरवी के रूप में या फिर इंटरप्रेन्योरशिप हेतु कर सकती हैं। FAO के एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं को भूमि व संपत्ति अधिकार वैश्विक खाद्य सुरक्षा की समस्या से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उन्हें कृषि आगतों पर बेहतर निवेश में सक्षम बनाता है। उन्हें अपनी आवश्यकताओं हेतु पति अथवा भाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। राजनीतिक स्तर पर भी शिक्षा के अभाव में आप देखते हैं कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अत्यंत निम्न है। उदाहरण के लिए वर्तमान लोकसभा में आप देखिए 543 सांसदों में से ये 2000 देखिए आंकड़े 2014 में जो चुनाव हुए थे ना, उस हिसाब से है। केवल आप देखते हैं कि केवल 61 महिला सांसद हैं, उस हिसाब से ये दे रहे हैं आंकड़े। ठीक है, जब आप लोग निबंध लिख रहे हैं उस हिसाब से आप दिया करिएगा। ऐसी ही स्थिति राज्य विधानसभाओं उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदों पर है। और आप देखते आशा है यदि नीति निर्माण के स्तर पर महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर उनके हितों को बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए किए जाने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण की भारतीय संसद में संसद के दोनों सदनों हेतु महिलाओं को 33% आरक्षण विधेयक कई वर्षों से दबा पड़ा हुआ है। और देखिए महिलाओं को अधिकार मिलते हैं, महिलाओं को शामिल कहते हैं, तो महिलाओं की समस्याओं को बेहतर से जानते हैं, उनका बेहतर समाधान उनके पास निकालने का हो सकता है। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है। महिला परिवार में परिवर्तन की एजेंट बन सकती है यदि उसे शिक्षित किया जाए। शिक्षित महिला स्वयं को सशक्त करने के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर भी बेहतर ढंग से ध्यान रख सकती है। परिवार से में महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं सामूहिक निर्णय प्रणाली में वह सुदृढ़ता से अपना पक्ष रख सकती है तथा अपनी जायज बात को मनवा सकती है। वह अपने बच्चों, परिवार, रिश्तेदारों, गांव एवं समाज हेतु रोल मॉडल की भूमिका निभा सकती है। इसका समकालीन उदाहरण टीना डावी आप देखते हैं दिया जा सकता है। लोकतंत्र में प्रतीकों का अपना महत्व होता है। एक स्वतंत्र एवं सशक्त माँ का उसकी सफलता में योगदान निर्धारक तत्व में, परंतु इसी के साथ अब वह उन असंख्य दलित महिलाओं तथा सामान्यतः सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी पहचान कायम करने को प्रतिबद्ध है। निसंदेह ऐसे उदाहरण आगामी पीढ़ियों हेतु उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को और स्पष्ट कीजिए, ये सुझाव दिया जा रहा है। भारतीय सामाजिक परिदृश्य में जहां पितृसत्तात्मक एवं कड़वी सच्चाई है एवं ज्यादातर समाजों में महिलाओं को आज भी अपने आप में साध्य न मानकर एक साधन मात्र माना जाता है। महिलाओं के विरुद्ध आप देखिए अपराध बढ़ते जा रहे हैं तथा परिवार से लेकर विद्यालय, समाज, रोजगार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून सभी क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव एक आम बात है। ऐसी चुनौतियों का विरोध एक शिक्षित एवं सशक्त महिला ही कर सकती है। और आप देखिए हाल ही में महिलाओं के प्रति समाज के व्यापक रवैये उनके समक्ष अपनी अधिकारों को प्रयोग में लाने की संभावना व चुनौतियों का शिक्षा के आधार पर महिलाओं द्वारा उनसे लड़ने के साहस जैसे मुद्दों को समेटती एक बेहद प्रगतिशील फिल्म पिंक की कहानी इस बात के साक्ष्य है कि शिक्षा क्यों आवश्यक है। सरकार के प्रयास को और स्पष्ट करें। स्वास्थ्य एवं रोजगार के संदर्भ में कहा जा रहा है अब समय आ गया कि सच्चे अर्थों में महिलाओं को उनके द्वारा घिरे गए आधे आकाश पर एक पर हक प्रदान किया जाए, परंतु यह इतना आसान नहीं होता। हालांकि यदि इस क्षेत्र हेतु शिक्षा का कोई एक हथियार बनाया जाए तो यह असंभव भी नहीं है। अब समय आ गया है कि महिलाओं को केवल निष्क्रिय गहता मत ना होकर परिवर्तन एक सक्रिय एजेंडे की भूमिका निभानी पड़ेगी और कि अपने प्राप्त को प्राप्त करना पड़ेगा। अंत में संदर्भ में पिंक की ये पंक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी ए बेड़ियां समझना इसको बस्त तू, ए बेड़ियां पिघाल कर बना ले इसको सस्त तू, चुनर को उड़ा ध्वज बना आसमान कांप पाएगा जाएगा, और अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। देखिए एक और बात बताऊं आप लोगों को कि 125 नंबर में से आप देखिए 46 नंबर इन्हें दिए गए हैं, और जो सुधार करने की बात की है ना, अगर ये सुधार करते तो और अच्छे नंबर मिल सकते थे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपना सुझाव दिया करिएगा। अब आप देखिए दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा सेक्शन। इसमें आप देखते हैं कि 4 टॉपिक दिए गए, एक राष्ट्र एक निर्वाचन। अगर मैं कहता हूं कि दृष्टि IAS वाले दिव्य कीर्ति सर का अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा एक राष्ट्र एक निर्वाचन के लिए, तो अच्छा निबंध आप लोगों ने लिखा होगा, बिंदास निबंध लिख सकते हैं आप, तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा में काफी बना हुआ है। महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा भी आप देखते हैं काफी चर्चा में। भारत में डिजिटल अंतराल ग्राम रूपांतरण में अवरोध, कायांतरित भारत, नवीन भारत, निष्ठावान पड़ोसी दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट हैं। अब आप देखिए इन्होंने 4 में से कौन चुना है, तीसरा इन्होंने चुना है, कायांतरित भारत, नवीन भारत। यूनान मिस्र रोम सब मिट गए, जहां से कुछ बातें तो हैं कि हस्ती मिटती नहीं, कभी इकबाल किए। उपयुक्त पंक्ति भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र चेतना की दीर्घकालीनता को दर्शाती। वस्तुतः यह केवल तभी संभव हो पाया जब आप देखिए हमने अपने आप को समय स्थान परिस्थिति के अनुसार कालानुक्रमण समायोजित किया है। जड़ता के बजाय नवीन विचारों और नवाचारों की प्रति अनुक्रियाशील रवैये के कारण ही हम हमारी सततता को बनाए रखे हुए हैं। समय व आवश्यकता के अनुसार हमने स्वयं को कायांतरित किया है, नए विचारों का स्वागत भी किया है, और ऐसा ही एक नया विचार नवीनतम भारत न्यू इंडिया आज़ादी के 70 वर्ष के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से भारतीय प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ने रखा। नवीन भारत का यह विचार 21वीं सदी की आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं के अनुरूप भारत को कायांतरित करने का विचार है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सैनिटेशन और आप देखेंगे कि जैसे सामाजिक क्षेत्रों से होते हुए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जनसांख्यिकी, गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, प्रतिस्पर्धात्मक कोऑपरेटिव, संघवाद, विज्ञान व तकनीक समेत सभी क्षेत्रों में नवाचारों, नवीन उपागमों को अपनाकर उपलब्ध संसाधनों एवं सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए सभी भावनाओं को वास्तविकता में संकारित करने की संकल्प का आह्वान करता है। और आप देखते हैं कि भारत वर्तमान में ऐसे स्तर पर खड़ा है जहां संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में इसके लिए अपार संभावनाएं। एक और जहां आप देखिए आगामी वर्षों में विश्व की सभी विकसित अर्थव्यवस्थाएं श्रम की कमी के समस्या से गुजरेंगी, वहीं भारत जनसांख्यिकीय लाभांश यानी कि हमारी आबादी आप देखिए अभी क्या है, युवा है, का लाभ उठाकर संपूर्ण विश्व को श्रम पूर्ति का स्थान बन सकता है। भारतीयों की औसत आयु वर्तमान में करीब 29% है, अर्थात भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है। भारत की परिस्थितियों में परिवर्तन को संक्षेप में स्पष्ट करें, ये कहा जा रहा है। प्राचीन काल से आधुनिकता की ओर प्रयासों का स्पष्ट भी करें, ये कहा जा रहा है। परंतु डेमोग्राफिक डिविडेंड का सच्चे अर्थों में लाभ उठाने हेतु अनेक प्रक्रियागत एवं संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी। 21वीं सदी में भारत एशिया का नेतृत्व कर सकता है। नवीन इंडिया के सपनों को पूरा करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में नवीन कदम उठाने होंगे। अब आप देखिए इस युवा आबादी का आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसमें भी कुछ परेशानियां हैं। अगर आप देखिए बच्चों को, जो भी युवा हैं उन्हें अगर आप साक्षर करते हैं, उस लायक बनाते हैं कि फायदा उठाया जा सके उनका, तो जरूर उठाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वर्तमान में भारत क्रय शक्ति क्षमता के दृष्टिकोण से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 वर्षों में यह विश्व की सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था रही है, और परंतु वैश्विक पैटर्न के विपरीत विकास की प्रक्रिया के साथ साथ भारत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित नहीं कर पाया। वर्तमान में भी आप देखिए कार्यरत जनसंख्या का करीब 51% भाग रोजगार हेतु कृषि पर निर्भर करता है, और नवीन भारत की संकल्पना इसी पैटर्न को बदलकर विनिर्माण क्षेत्र को भारत के विकास का इंजन बनाने पर केंद्रित है। सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें आप देखिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मेक इन इंडिया, MSME के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अवसंरचना के क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्तीय हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखेंगे सुधार हेतु अनेक प्रयास किए हैं। हाल ही में आप देखिए एक राष्ट्र एक कर की थीम पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर का 1 जुलाई से लागू होना GST का नवीन भारत का संकेतक है। यह न केवल अप्रत्यक्ष करों में पारदर्शिता, एकरूपता व स्पष्टता लाकर देश की आर्थिक वृद्धि की गति को आप देखते हैं
तीव्र करेगा और अपितु यह भारत के एक संघीय राष्ट्र के रूप में परिपक्व होने को भी प्रतिबंधित करता है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद प्रकृति को दृढ़ करता है। और 14वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व पूल में राज्यों के हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42 करना, केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को पुनर्संरचित करना तथा आप देखिए राज्यों को भी कोर योजनाओं के अलावा ऑप्शनल योजनाओं में चयन की स्वतंत्रता प्रदान करना सहकारी संघवाद की प्रगति का उदाहरण है। नवीन भारत का यह सहकारी संघवाद निष्क्रिय न होकर अपनी प्रकृति में स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक एवं पिछले 1 से 2 वर्षों में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में विशेष भूमि एवं श्रम सुधार के संदर्भ में प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, सामाजिक प्रगति एवं समावेशन के बिना नवीन भारत का संकल्प अधूरा है। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद हालांकि प्राथमिक स्तर पर हमने 100% नामांकन प्राप्त कर लिया है, परंतु माध्यमिक व उच्च शिक्षा के स्तर पर उच्च ड्रॉप आउट दर की समस्या अभी भी बनी हुई है। यहाँ आप देखिए कुछ सुधार करने की बात हुई। सीमित संसाधनों में आर्थिक विकास को और स्पष्ट करें, ये कहा जा रहा है इनसे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता अभी भी एक सपने की भांति है। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में प्रथम फाउंडेशन की ASCR रिपोर्ट आंख खोल देती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास लगभग उपेक्षित के उदाहरण विश्व के 17% मस्तिष्क जनसंख्या के बावजूद रिसर्च आउटपुट में भारत का योगदान केवल 2.8 है, 2.8। हालांकि स्त्री साक्षरता के संदर्भ में हम 1951 के 9% से आगे बढ़कर 2011 में 66% तक पहुंच गए हैं, परंतु देश की महिला जनसंख्या का 1/3 हिस्सा अभी भी शिक्षा से वंचित है। और नवीन भारत के उपागम को शिक्षा संबंधी उपरोक्त चिंताओं को शामिल करना होगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देश की 76% जनसंख्या निजी क्षेत्र पर निर्भर है। वहनीय स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी की पहुंच अभी भी स्वप्न मात्र है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ से वंचित है। हाल ही में आप देखिए गोरखपुर के अस्पताल में घटी घटना, उस समय आप देखिए 62 बच्चों की ऑक्सीजन की पूर्ति के अभाव में मौत हो गई थी। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति पर पुनर्विचार करने को बाध्य करती है। और आप देखते हैं कि सरकार द्वारा वहनीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि गृह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्टेंट की कीमतों में कमी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आदि प्रयास किए गए हैं। अभी भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को बाध्य है। और नवीन भारत का स्वप्न एक एवं गरीबी मुक्त भारत का स्वप्न है। सरकार इस हेतु मनरेगा के विस्तार, कौशल विकास हेतु गांवों व छोटे कस्बों में इन्वेंट्री स्थापना और 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना आदि पर जोर दे रही है। और आप देखिए प्रत्येक क्षेत्र में आप देखिए समावेशन के शामिल कर ही कायांतरण संभव हो सकेगा। विकास की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र व धारणीय बनाने हेतु प्रत्येक स्तर पर आप देखिए महिलाओं, अनुसूचित जाति और आप देखते हैं कि जनजातियों, दलितों, पिछड़े वर्गों, ट्रांसजेंडरों एवं अल्पसंख्यकों को शामिल करना पड़ेगा। और इन वर्गों के बिना वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन के नवीन इंडिया का संकल्प अधूरा है। हालांकि सरकार ने इस दिशा में प्रधानमंत्री जनधन योजना, नई रोशनी और आप देखते हैं कि उस्ताद, वनबंधु, जेंडर बजटिंग, ट्रांसजेंडरों को द्वितीय लिंग के रूप में आप देखते हैं कि मान्यता दी है। और SC/ST महिलाओं हेतु स्टैंड अप इंडिया के तहत CDV के तत्वाधान में फंड्स के लिए आप देखिए निधि की स्थापना आदि सराहनीय प्रयास हैं इसमें। अब आप देखिए इसको सुझाव भी दिए गए हैं। भारत के परिपक्व लोकतंत्र को और स्पष्ट करें। संविधान के संदर्भ में पंचायती राज की बात करिएगा। समावेशन की इसी धारा में किसानों, खेतीहर, मजदूरों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। नवीन इंडिया का संकल्प 2022 तक किसानों की आय को दुगना एक तरह से आप देखिए करना है। और इस हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, भूमिहीन किसानों तक ऋण की पहुंच हेतु मॉडल भूमि एक कानून, नीति आयोग, भूमि बैंक की अवधारणा को अपनाना एवं महिलाओं हेतु SHGs समूहों यथा केवल का आप देखिए प्रोत्साहन देना। और जितनी राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी लिखिएगा कि समझ में तो आए। नवीन इंडिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू डिजिटलीकृत भारत का है। डिजिटल उपागमों का गवर्नेंस में अधिकाधिक प्रयोग कर बेहतर सेवा फिदायगी कर प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हो या फिर आप देखिए आधार आधारित सेवाएं हो, ITR रिटर्न्स हो, बिजनेस करने हेतु लाइसेंस की प्राप्ति हो, विभागों व मंत्रालयों में परस्पर संवाद हो,
विकेंद्रीकरण के तहत आप देखिए पंचायतों तथा भारत नेट राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिकल योजना के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच हो, या फिर आप देखते हैं कि कैश रहित अर्थव्यवस्था का स्वप्न हो। प्रत्येक स्तर पर यथा आर्थिक, कृषि, तटीय व सीमा सुरक्षा, नौवाहन, ईज ऑफ इंडिंग बिजनेस, शिक्षा या फिर सहकारी प्रशासन और डिजिटलीकृत भारत का स्वप्न नवीन भारत का एक अपरिहार्य अंग है। और ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा दोनों को संतुलित करना भी नवीन भारत के समक्ष एक चुनौती कार्य है। भारत ने UNFCCC के तहत पेरिस समझौते और आप देखते हैं कि पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कर पर्यावरणीय धारणीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके तहत आप देखिए भारत ने 2005 के स्तर से अपनी उत्सर्जन गहनता को 33 से 35% कम करने तथा 2030 तक ऊर्जा हेतु जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को 40% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। और इसी के साथ आप देखिए महिलाओं को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क LPG सिलेंडर वितरण हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। पर्यावरण के क्षेत्र में नमामि गंगा योजना उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा गंगा व यमुना नदी व इनकी सहायक नदियों को जीवित इकाइयों की स्टेटस देना नवीन भारत के संकेतक है। ये तकनीक और विकास को और धर्म में समन्वय को और स्पष्ट करें। यह भी नवीन भारत कायांतित भारत का स्वप्न एक साहसी एवं सराहनीय संकल्प है जिसमें भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने की क्षमता है, परंतु वही इसकी ओर इसके समानांतर कुछ चुनौतियां हैं जिनको संबोधित किए बिना इसे साकारित नहीं किया जा सकता है। तकनीकी विकास और धर्म में समन्वय को और स्पष्ट करें, ये कहा जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर भारत की स्थिति को और स्पष्ट करें। अर्थव्यवस्था के स्तर पर आप देखिए रोजगार विहीन समृद्धि की दिशा की ओर हम अग्रसर हैं। पिछले 2 वर्षों में वार्षिक रोजगार सृजन 2 लाख प्रति वर्ष तक गिर गया है। और याद रहे 2009 से 11 के समय ये आप देखिए 9 लाख प्रति वर्ष था। और सूती वस्त्र उद्योग एवं असंगठित क्षेत्र इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रभावित भी हैं। सामाजिक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक अंतराल, महिलाओं की गिरती श्रम सहभागिता दर, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, घटता लिंगानुपात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवहेलना, अनियोजित शहरीकरण से उपजे मुद्दे, शहरी स्लमों की बढ़ती संख्या, भीड़ तंत्र, मोब जस्टिस जैसी घटनाएं नवीनतम भारत के समक्ष वास्तविक चुनौतियां उत्पन्न करती हैं इसमें। और इसके आप देखिए इसके अलावा शहरी ग्रामीण अंतराल, डिजिटल, ये आप देखिए नेट वाइड क्षेत्रीय असमानता के कारण क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं, कश्मीर में अलगाववाद के कारण व्यापक अशांति, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर में इंजर्जेंसी की समस्या आदि की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनौती एक तरह से है। और राजनीतिक स्तर पर आप देखिए अंतर राज्यीय नदी जल विवाद, संसद की उत्पादकता का निरंतर गिरता स्तर, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के मामले, उत्तराखंड व आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश अनुच्छेद ये आप देखिए 370-35 से हट चुका है। उस समय आप था तो आप देखते हैं कि इन्होंने लिख दिया का विवाद, समान सिविल संहिता संबद्ध मुद्दे आदि प्रमुख चुनौतियां हैं। पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण का विघटन, प्रदूषण के कारण अकेले भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक मौतें, शहरी और अपशिष्ट निपटान की समस्या, ई कचरा नवीन चुनौती है। इन सब के अलावा आप देखिए न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी व न्याय में विलंब, प्रत्येक क्षेत्र की वृद्धि व गतिशीलता को शिथिल करना। देश भर में आप देखिए उच्च न्यायालयों की 434 पद व अधीनस्थ न्यायालयों 4000, ये आप देखते हैं खाली पड़े हुए न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या आप देखिए आंकड़े बता दीजिएगा उस समय जो रिपोर्ट आए। और देश में आपराधिक न्यायिक व्यवस्था की शिथिलता कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने हेतु डिटेरेंस उत्पन्न करने में विफल रही है। और संबंधित चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा करें। निसंदेह बिना उपयुक्त चुनौतियों को संबोधित करते हुए नवीन भारत का सृजन नहीं किया जा सकता है। योजना आयोग के स्थान पर आप देखिए स्थापित नीति आयोग, जिसे कायांतरित भारत हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहा जाता है, द्वारा हाल ही में इसके 15 वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा के तहत प्रथम 3 वर्षीय एक्शन प्लान का ड्राफ्ट जारी किया गया है। कायांतरित भारत के द्वारा नवीन भारत बनाने का सरकार का यह संकल्प 15 वर्षीय सतत विकास लक्ष्यों के समानांतर यदि भारत को इन 15 वर्षों में आप देखते हैं कि नवीन भारत का संकल्प पूर्ण करना है तो कार्य व भावना में इस सतत विकास लक्ष्यों को लक्ष्यीकृत करके भी पाया जा सकता है। और निसंदेह यदि 15 वर्षीय राष्ट्रीय विज्ञान विकास एजेंडा लक्ष्यों के साथ साथ SDG को भी पा लिया तो आप देखेंगे कि तो नवीन भारत का संकल्प पूर्ण हो सकेगा। एक युवा राष्ट्र के रूप में व्याप्त सभी संभावनाएं, आकांक्षाओं, सामर्थ्य को वास्तविकता की धरा पर साकारित
किया जा सकेगा। अब आप देखिए 125 में से 47 नंबर इन्हें दिए गए इसमें, तो टोटल दोनों में इन्हें कितने नंबर मिले 250 नंबर में से, ये आप लोग देख लीजिए। अब मिले हैं इन्हें 93 नंबर, 250 में से 93 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। आप लोग भी देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ा गंभीरता से रहा करिए निबंध के प्रति। अब आपका कोई सलाह हो, मुझे सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। बाकी शुभकामनाएं आप लोगों को, मेहनत करिए अच्छे से।